गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले संधि के पार्ट 3 में अर्थात वृद्धि संधि जो स्वर संधि का एक भेद था, तो उसको हमने समझा करके आपको 15 प्रश्न दिए थे कि उसको आप बनाइएगा, कि फिर बाद में आप उसका उत्तर मिला लीजिएगा। तो यहाँ मैंने उसका उत्तर मैंने लिख दिया है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी क्षमताओं को देखिएगा कि आप कितना सीखते हैं या आप कितना बनाते हैं। ओके, अब आइए, ये वृद्धि संधि का यथाय। अब हम आपको स्वर संधि के जो चौथा जो भेद है ना, तो उसका नाम है यण संधि। तो अब हम लोग जैसे चौथा भेद को मैंने यण संधि को आज हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर जैसे यण संधि में आपको पहले इसका मैं डिफिनीशन लिखता हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं पहले आपको बता दूँ। देखो, ये यण संधि इतना महत्वपूर्ण है कि हम संस्कृत के गद्य पढ़े या पद्य भाग पढ़े या उसका अनुवाद बनावे या हिंदी साहित्य में ये लगभग 80% जो संधि विच्छेद होता है या हम लोगों की आवश्यकता पड़ती है वह इसी संधि का होता है। तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग है। तो आप इसको अंत तक खूब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो, पहले मैं परिभाषा लिखता हूँ, लेकिन बच्चों परिभाषा से बहुत सारे बच्चे जो मान लो हिंदी साहित्य से या व्याकरण से काफ़ी दूर है, उनको समझ में नहीं आती है। तो फिर मैं जब उसका व्याख्या करूँगा तब ये आपको समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए, यहाँ जो चौथा है, यह जो बच्चे इसको देख रहे हों तो बेहतर होगा कि इससे पहले वे लोग इसके पहले के भाग को देखें। जैसे यण संधि कहता क्या है, देखिए यण संधि बच्चों ये कहता है कि यदि, है ना, ह्रस्व, यदि ह्रस्व या दीर्घ, है ना, दीर्घ ई, माने दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ ई रहे, फिर उ या री के बाद, है ना, कोई भिन्न स्वर आवे, कोई भिन्न स्वर आवे, तब क्रम से, है ना, य, फिर व और र हो जाता है। देखिए, ये अब परिभाषा हो गया। लेकिन बच्चों, ये जो परिभाषा हुआ तो स्पष्ट रूप से, है ना, ये बच्चे को ये समझ, बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। ऐसे भी पुस्तक में इसको ठीक ढंग से व्याख्या इसकी नहीं की गई है। तो आप जरा गौर से देखो, इसी चीज़ को मैं यहाँ लिखता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे ये क्या कहता है, ये कहता है क्या कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ह्रस्व ई रहे, है ना, या यहाँ पर दीर्घ ई रहे, इसके साथ कोई आपको भिन्न स्वर रहे, भिन्न स्वर। तो बच्चों फिर तुम कहोगे कि भिन्न स्वर का क्या मतलब है? मतलब कि ये ई या दीर्घी को छोड़कर दूसरा कोई स्वर होना चाहिए, मतलब समान स्वर नहीं। जैसे मान लो ई या दीर्घी के बाद अ होना चाहिए, उ होना चाहिए। आप आगे देखते रहिए ना, सब आपको क्लियर होगा। तो कहता है क्या कि इसका जो रिजल्ट होगा वह यह हो जाएगा। देखिएगा, मैं नीचे लिखूंगा तो ये आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। फिर कहा कि जैसे ह्रस्व उ रहे या दीर्घ उ के बाद अगर भिन्न स्वर होता है, अगर भिन्न स्वर रहता है बच्चों, तो इसका हो जाता है व। और अगर री के बाद अगर भिन्न स्वर होता है तो इसका हो जाता है र। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको लिखा। लेकिन अब आप समझिए इसके आगे, देखिए क्या चीज है। मान लीजिए बच्चों कि मैंने कहा कि ये ह्रस्व या दीर्घी है, तो यहाँ पर भिन्न स्वर होना चाहिए, यानी ई के बाद ई नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो फिर ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों मान लो, हो सकता है कि इसके बाद हो सकता है कि अ रहे, ओके, फिर हो सकता है कि इसके बाद आ रहे, हो सकता है कि इसके बाद आपको उ मिले, फिर इसके बाद दीर्घ उ मिले, फिर
ए मिले या फिर ए मिले। बात समझ में आ रही है ना? तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर अब आपको यही चीज समझना है, भले ही ये कहता है कि यह हो जाता है, लेकिन अगर आप बहुत गहराई से अध्ययन कीजिएगा तो इसका मतलब कि यह तो होगा, लेकिन अगर और रहेगा तो यह होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये बच्चों आ है, आ तो आ है ना, तो इसका उच्चारण य में जुट जाता है। जैसे आ है तो है य न होकर के क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ओके, फिर अगर ये ऊ रहे, अगर माने ई के बाद अगर ऊ है तो देखो यहाँ ह्रस्व यू है तो य में भी ह्रस्व यू जुट जाएगा ऐसे। ओके, फिर जैसे मान लो कि ये दीर्घ ऊ है तो यहाँ पर य के बाद ये दीर्घ हो जाएगा। फिर यहाँ पर है ए है तो ए पर एक एकले हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो एकले हो जाएगा। ओके, अब देख रहे हैं ना? ठीक है, मैं मानता हूं कि यह होगा, लेकिन पुस्तक ये नहीं कहता है कि हाँ इसको जो है आपको मतलब जैसे केवल यही कह देता है कि यह होता है, लेकिन आप खूब समझ रहे हैं कि यह होगा, लेकिन उसमें इसका स्वर का है उच्चारण जो है ना, आ है तो या हो गया, ऊ है तो यू हो गया, ठीक है ना? ऐसे रहेगा। उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ अगर अ है, ओके, तो ये केवल ये क्या हो जाएगा, वही रहेगा। लेकिन अगर ये आ होता तो ये भी व में आ जुड़ जाता, व हो जाता। फिर जैसे मान लो कि अगर ई होता तो ह्रस्व ई है तो व में है ना, तो ये भी ह्रस्व ई होता। फिर यहाँ पर ये दीर्घ ई है तो यहाँ पर व में दीर्घ, जबकि इसका शब्द हिंदी में नहीं मिलता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो नियम है, जैसे इस पर कोई शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन मैं नियम बता रहा हूँ कि ऐसे होता है। फिर उदाहरण के द्वारा मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए कि फिर अगर ए होता तो वह है ना, तो इस पर भी एगो एकले होता, यानी ए होता ऐसे। अगर ऊ या ऊ के बाद अगर ए होता तो रिजल्ट तो वही है, लेकिन देखो गौर से स्वर का उच्चारण क्या होता है, जुट जाता है। उसी तरह से जैसे मान लो कि है री के बाद अगर और रहेगा तो चलो ये पूरा रो हो जाएगा। अगर कहीं आ रहता तो ये क्या हो जाता, रा हो जाता। और इसी तरह से आप नीचे आराम से समझ सकते हैं कि अगर ह्रस्व होता तो री हो जाता, दीर्घ होता तो र दीर्घ ई हो जाता। तो देखिए बच्चों, तो ये नियम हो गया। ओके, लेकिन अब आइए इसी चीजों को जैसे एक उदाहरण द्वारा समझे। देखिए, हम कहे थे एक दिन, जब ये संधि का ये पार्ट 4 है, जो बच्चे फर्स्ट बार इसको देख रहे हो तो क्या करेंगे, इसके पहले का पहले देखिए, तब जाकर के आगे स्पष्ट होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं उसको संधि के पार्ट 1 में हम आपको समझा चुके हैं, है ना? तो वहां से देखिएगा तभी बहुत आसान लगेगा। इसको डायरेक्ट देखिएगा, हो सकता है कि आपको परेशानी होगी। अगर आप कमजोर बच्चे होंगे या इसके बारे में ठीक से नहीं जानते हैं तो बेहतर है कि इसको पहले वाला देखकर तब देखिए। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर विच्छेद से संधि पूछा जाए तो वो ज़्यादा आसान है, और संधि के शब्द को विच्छेद करने के लिए कहा जाए तो थोड़ी परेशानी होती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप देखो बच्चों, मैं यहाँ पर एक शब्द लिखता हूँ, जरा खूब ध्यान से देखना। मान लो कि जैसे मैंने लिखा यहाँ प्रत्येक लिखा, आप खूब ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, प्रत्येक लिखा। ओके, अच्छा है, इस चीज को आप यहाँ समझिए, मैं समझा रहा हूँ, आप गौर से देखिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर बच्चों क्या लिखा, प्रत्येक लिखा। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए प्रत्येक लिखा तो यहाँ पर ये य पर एकले है कि नहीं है, य पर एकले बोलिए, तो य पर एकले बोलिए, जरूर ये ए है, ए हई वाला है, यानी जरूर ई के बाद या दीर्घ ई के बाद जरूर क्या होगा, ए होगा, तभी य पर है एकले, यानी ए का निर्माण होगा। तो चलिए यहाँ पर ही पकड़ा गया, ये वाला है जरूर, या ई के बाद ये है, तो हम इसको बच्चों ऐसे समझेंगे मन में, प्र है तो आधा है ना, तो तर रहने दीजिए। अब बोलिए कि यह ए जो है, बोलिए ई और ए मिलकर बना, ई और ए, तो यहाँ पर हम मान लीजिए लिखे ई और फिर लिखे यहाँ पर ए और फिर लिखे यहाँ पर क। ओके, तो देखिए कैसे कैसे विन्यास होता है। जरूर ये ए का निर्माण ई और ए से हुआ, ठीक है।
तो अब हम लोग क्या समझेंगे, अब इसको करेंगे बच्चों। भाई प्र, अब बोलो भाई आधा तो है आई, तो हर्ष ई मिल करके तो हर्ष ई होगा कि नहीं, जिसको आप प्रति कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ए या क, तो यहाँ पर एक लिख दिए, तो बोलिए प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रतिजोड़ एक होगा। बात समझ रहे ना। अब इसी को उल्टा पूछा जाता तो आप बहुत जल्दी क्या करते हैं, आप समझ जाते हैं। लेकिन परीक्षाओं में तो जनरली ये शब्द से ना कहता है विच्छेद करने के लिए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जैसे नियम याद हो गया तो आप आराम से इसको पकड़ सकते हैं। जैसे और उदाहरण के द्वारा देखिए, और आप भी जैसे मेरे साथ साथ मन में इसको सोचते रहिएगा, ठीक है। जैसे देखो मैं लिखता हूं बच्चों, जैसे मान लो अन्वेषण, अन्वेषण है ना, अन्वेषण जिसको आप अंग्रेजी में इन्वेंशन कहते हैं। देखिए गौर से, अब यहाँ पर वे लिखा हुआ है, वे, तो जरूर वे लिखा है। देखिए यहाँ पर ये वे है कि नहीं है, यानी जरूर ऊ के बाद क्या है, ए है। यानी जो इस वे का निर्माण हुआ है, जो है वे है, इसमें जरूर यह ऊ और ए के मिलने से बना है। देखिए गौर से, ऊ और किसके मिलने से, ए से। तो जब ऊ से मिलकर बना है बच्चों, तो हम पहले मन में समझेंगे ऐसे, ध्यान से देखिए, अ आधा न और फिर ऊ है। ओके, हम यहाँ वे के जगह पर लिख रहे हैं ऊ, अब फिर क्या है, ए, क्योंकि ऊ और ए मिलकर वे बनता है, तो लिखा हमने, और फिर लिखा यहाँ पर क्षण। ओके, अब आप बच्चों है आधा न और ऊ को जोड़िएगा, तो नियम से जोड़े तो अनु हो गया, और फिर इसमें से ए क्षण अलग छटक कर निकल गया, तो बोलिए इसी को आप कहते हैं अनुजोड़ ए क्षण। आप समझ गए। तो बच्चों इसी तरह, तो इसमें क्या है ना, किसी भी किताब में ये चर्चा नहीं किया कि केवल नियम लिख दिया, लेकिन बच्चों नियम लिखने से नहीं होता है। ये समझना होगा कि इसमें जो स्वर का ही उच्चारण है, अगर आ है तो या हो जाएगा। लेकिन आप क्या कीजिएगा, मन में केवल ये सोचिएगा, ई के बाद भिन्न स्वर य हो जाएगा, ऊ के बाद भिन्न स्वर व हो जाएगा, री के बाद भिन्न स्वर र हो जाएगा। तो बस ई के बाद रहे तो य, ऊ के बाद रहे तो वो, मन में सेट कर लिए। अब मन में उच्चारण उसका अगर आ है तो अभी आकार लगा के बोल दीजिए, अगर ऊ है तो हर्षुकार लगा के बोल दीजिए, दीर्घ ऊ है तो दीर्घुकार लगा कर कह दीजिए। जैसे है य में दीर्घकार तो यू कह दीजिए। अब समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करके बच्चों, मतलब कि आप जैसे जितने भी होंगे, आप आराम से इस पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हम आपके अभ्यास के लिए, जैसे आइए एक और उदाहरण, जैसे बच्चे लोग कह रहे हैं कि एक और उदाहरण देने के लिए, जैसे देखो मान लो बच्चों एक शब्द हमने लिखा व्यर्थ, व्यर्थ लिखा ऐसे। ओके, तो चलिए हई आधा वो है, पहले आप इसका बिना सीखिए बच्चों। यहाँ य है, य, तो जरूर यहाँ य है, तो जरूर ई के बाद क्या होगा, अ होगा। बोल होगा कि नहीं। देखिए, तो यहाँ ई के बाद अ होगा, तो चलो यहाँ पर हमने ई लिखा, और फिर यहाँ पर अ लिखा, और यहाँ पर थ पर रेफ लिखा। अर्थात देखिए इधर से हमको मतलब नहीं है, य का निर्माण य जो है ये ई और अ के बाद हुआ। देखो तो ई और अ के मिलने से हुआ है, तो ई और अ हमने लिख दिया। अब आप इसको क्या कीजिए, जोड़िए, आधा व और ई मिल करके आपको वी हो जाएगा, और फिर जोड़ है क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। तो देखे ना, व्यर्थ का संधि विच्छेद वी और जोड़ अर्थ होता है। बोलिए अब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ओके बच्चों, अब तो आराम से बना सकते हैं ना। तो देखिए ध्यान से, तो अब इसको जैसे मान लीजिए कि आप लोग अब क्या कीजिएगा कि इसको अभ्यास कीजिएगा। उसके बाद हम अभ्यास के लिए कुछ आप लोगों को शब्द दे देते हैं 15-20, तो आप लोग उसको बनाइएगा। फिर जो पांचवा जो है, जो और इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है अयादी संधि, तो वो बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में, और बहुत सारे बच्चे उसी में परेशान होते हैं। तो मैं बताऊंगा, तो आप समय समय पर आवश्यकता के अनुसार आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और टास्क लिख रहा हूँ, तो उसको टास्क भी लिखना आप लोग क्या कीजिए, शुरू कीजिए। मैंने सेट करके रख दिया है, ज़्यादा नहीं देता हूँ, 20 ही देता हूँ। तो चलिए, जैसे यहाँ पर मैं जैसे दिया इत्यादि, ओके, दूसरा दिया हमने अन्वेषण, एकदम परफेक्ट बनाइएगा जैसे सिखाए वैसे। पहले खूब 2-3 बार देख लीजिएगा और तब उसका पढ़िएगा।
चौथा में लिखिए पितरादेश। एक आध को मैं छोड़ा हूं कि आप भी अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। न्यूपकार है ना। छठा प्रत्यून, ओके। सातवां आद्यंत। आठवां अभ्युदय हो गया। नौवां उपर्युक्त। उपर्युक्त। फिर 10वां हो गया ध्वन्यर्थ हो गया। 11वां हो जाएगा न्यून, ओके। 12वां हो जाएगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। 13वां प्रत्येक, ओके। 14वां हो जाएगा व्यर्थ, है ना। 15वां हो जाएगा व्याप्त। 16वां हो जाएगा व्याघात। व्याघात, ठीक है। फिर लिख लीजिए 17, जिसमें स्वागत। फिर लिखिए 18 में व्याकुल हो गया। 19 में लिख लीजिए व्युत्पत्ति। ओके बच्चों, तो इतना आप लोग क्या कर कीजिएगा, इसको बनाइएगा। उसके बाद जो दिक्कत होगी तो हम बताएंगे, या अब मेरे ख्याल से आप बना सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, बाय।